बच्चों, आज अर्थशास्त्र के विषय में हम पढ़ाएंगे। आपका पहला लेसन है विकास। विकास किसे कहते हैं? व्यक्ति के जीवन में नई चेतना, नई उमंग किसी भी क्षेत्र को लेकर के यदि उसमें व्यक्ति में आती है तो वह विकास माना जाता है। उमंग तो हंसी का भी प्रतीक कह सकते हैं। हंसी और खुशी कहाँ से आती है? जबकि व्यक्ति के शारीरिक हो, मानसिक हो, वो भी विकास होता है। और आर्थिक मतलब विकास कितने प्रकार के होते हैं पहले विकास क्या है और कितने प्रकार का पाया जाता है ये समझना है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे प्रति व्यक्ति में आय में वृद्धि हो, भी पहले बात तो ही है, जिससे उसके जीवन में असमानता दूर हो। व्यक्ति के जीवन आय प्राप्त हो, असमानता दूर हो। और असमानता कैसी? अमीरी गरीबी की, भेदभाव की, ये समानता समाप्त हो, तभी ये माना जाएगा कि उसके जीवन में विकास है। यहाँ पर पुस्तक में क्या कहा गया है ये देखना है। कहते हैं विकास को हम ऐसी प्रक्रिया के रूप में समझ सकते हैं जिसमें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ साथ सामाजिक असमानता, निर्धनता और निरक्षरता में कमी होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मात्रात्मक व गुणात्मक सुधार होना चाहिए। मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार होना चाहिए। यदि व्यक्ति में इस तरह से मात्रा में, जैसे मान लो खेती में उत्पादन अधिक हो और अच्छा गेहूँ या कोई फसल हो तो वो गुणात्मक। आप लोग बाज़ार मार्केट जाते होंगे, गेहूँ, चावल, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिलहन आदि लेते होंगे, तो उसमें से देखते होंगे, यदि बाज़ार जाते होंगे तो ये भी देखते होंगे कोई क्वालिटी का अच्छा बीज गेहूँ है और कुछ ख़राब है, तो आप अच्छा लेने का प्रयास करते हैं। तो ये अच्छा लेना क्या है? उसमें क्वालिटी अच्छी होती है तो वो गुणात्मक होता है। मतलब देखने में अच्छा हो और अंदर भी मतलब उसकी क्वालिटी हो। टिकाऊ हो कोई चीज़ और दूसरी चीज़ ली जाए तो टिकाऊ हो, तो टिकाऊ है तो वो भी गुणात्मक कहा जाता है। और मात्रात्मक उसकी सीमा का बड़ा हो, भारी हो, जिसमें ऐसी अधिक चीज़ हो वह मात्रात्मक होता है। जैसे कि 1 बीघा खेत में पहले 1 या 2 कुंतल अनाज होता था, आज लगभग 20 कुंतल अनाज होता है। तो ये क्या हुआ? मात्रात्मक वृद्धि हुई। और जो पहले 1 या 2 कुंतल अनाज होता था अच्छा तो होता था, लेकिन जब अधिक रसायनों का उपयोग करके उत्पादन होने लगा तो उसमें कमी आई। लेकिन पुनः ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति आने से उनमें बीजों में सुधार हुआ, जिससे उनमें गुणात्मक भी सुधार हुआ। गुणात्मक बीजों में क्वालिटी में परिवर्तन आया। तो ये सब मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार होना ही विकास कहलाता है, या व्यक्ति में हो या किसी भी चीज़ में हो। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र, जैसा आप जानते हैं, अर्थशास्त्र का पहले बात मुख्य उद्देश्य क्या है? कम लागत पर अधिक उत्पादन प्राप्त करना। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कम पैसे के बल पर अधिक पैसे कमाना, ये मुख्य उद्देश्य होता है। और जब अधिक पैसे कमाएंगे आप तो आपका विकास होगा। तो विकास की परिभाषा हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग हो सकती है, हर विद्वान अलग अलग दे सकता है परिभाषा। लेकिन यदि एक व्यक्ति में विकास है तो दूसरे व्यक्ति के लिए विकास नहीं भी हो सकता है। ये अवधारणा से होती है कि इस प्रकार से यदि हम
सामान्य रूप से मज़दूरों की बात करें, मज़दूर दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है और पढ़ लिख कर बच्चे अच्छे हो जाते हैं, तो ये माना जाता है कि उस व्यक्ति का जिसने मजदूरी की है उसका तो विकास नहीं हुआ, उसके लिए विकास नहीं, लेकिन बच्चों का विकास हुआ, बच्चों में सुधार हुआ। तो वहीं पर एक पिता का विकास ना हो करके उसके बच्चों का विकास होता है, और बच्चों का विकास होगा तो कहा जा सकता है कि उसका भी विकास हुआ। तो इस तरह से विकास की परिभाषा हर विद्वान अलग अलग देता है। यदि एक व्यक्ति का विकास हो सकता है तो दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं भी हो सकता है, ऐसा माना जाता है। लिखते हैं, ऐसी स्थिति में भिन्न भिन्न लोगों के लिए इसका अर्थ अलग अलग हो सकता है। एक व्यक्ति के लिए जो दशा विकास है हो सकता है वो दूसरे के लिए विकास ना हो। देखो वही बात लिखा है यहाँ पर। विभिन्न उदाहरण इसकी पुष्टि करते हैं। अधिक मजदूरी अर्थात एक मजदूर का विकास उद्योगपति के लिए ठीक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसे अधिक धन खर्च करना पड़ेगा। व्यापारी खाद्यान्न को अधिक कीमत पर बेचकर लाभ प्राप्त करना चाहता है, किंतु गरीब व्यक्ति उन्हें कम कीमत पर खरीदना चाहेगा। अधिक विद्युत प्राप्त करने हेतु उद्योगपति अधिक बांधों के निर्माण के पक्ष में हो सकते हैं, लेकिन इस कारण कृषि भूमि में कमी आ सकती है, जिससे किसानों को हानि उठानी पड़ सकती है। बांध के निर्माण से सस्ती और अधिक विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन जिन लोगों को बांधों के निर्माण से बेघर होना पड़ता है वे विद्रोह पर उतर सकते हैं। मान लिया आपके खेतों और आपके खेत से बीच से सड़क जाए या रेलवे लाइन जाए तो क्या होगा, आपका खेत चला जाएगा, आपको फिर गेहूँ उससे अनाज कहाँ से मिलेगा, तो इससे आपका नुकसान हो सकता है, लेकिन और समाज का उससे विकास होगा। कहते हैं, उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि एक विकास दूसरे के लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, अतः विकास का परिणाम एक न होकर अलग अलग होता है। बृहद दृष्टिकोण से मूल्यांकन करने पर यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि धन उन सभी वस्तुओं सेवाओं को नहीं खरीद सकता जो अच्छे जीवन के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए, धन प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता, धन बिना मिलावट के वस्तुएं नहीं दिला सकता, धन संक्रामक बीमारियों से नहीं बचा सकता, धन से शांति भी नहीं खरीदी जा सकती। सब कुछ धन ही नहीं कहते, नहीं सब कुछ लोग कहते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। मानवता और संतोष ही सबसे बड़ी सुख संपदा है, कहते हैं संतोष ही परम धन है। तो ये कहीं न कहीं सामाजिक दृष्टि से कहा जाता है, लेकिन आज के युग में धन ही सब कुछ माना गया है। धन है तो सुख संतोष सब कुछ होगा, और धन नहीं है तो सुख संतोष नहीं होंगे। इसके बाद में इस पाठ में विकास का क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति और लक्ष्य क्या निर्धारित किए गए हैं, इसके बारे में देखना है। कहते हैं, उपयुक्त विवरण में हमने देखा या मतलब बताया क्या, दो व्यक्ति ऐसी वस्तुओं की इच्छा रख सकते हैं जिनमें परस्पर विरोधी हो सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। निम्नलिखित तालिका ये नीचे दी गई है, क्या बात पूरी करती है। व्यक्ति की श्रेणी और विकास का लक्ष्य। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, काम करने के अधिक दिन, बेहतर मजदूरी, स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो, कोई भी सामाजिक भेदभाव नहीं, और गांव में भी वे नेता बन सकते हैं। ये भूमिहीन मजदूर ये बात सोच सकता है, लेकिन वहीं पंजाब के समृद्ध किसान क्या सोचते हैं, जो इनसे अधिक किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्य और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा कुछ पारिवारिक आय सुनिश्चित करना
ताकि वे अपने बच्चों को विदेश में बसा सकें। अब देखिए, एक भूमिहीन कृषि है तो कहता पहले हमारे बच्चे ही पढ़ जाएं, और जो संपन्न है तो कहता हमारे बच्चे देश में नहीं विदेश में जाकर बसें। इस बात की संकल्पना करते हैं। अब किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर हैं, वो क्या करते हैं? किसानों को सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराना, ग्रामीण बैंकों में सस्ती ब्याज दर पर ऋण मिल जाना देना, उनकी फसलों का बीमा कराना, उनको उपज का उचित मूल्य दिलाना, ये दिलाना सरकार काम, लेकिन वो चाहेंगे हमें अच्छा पैसा मिले उपज का। भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला क्या सोचती है? घर में स्वतंत्रता, सुख सुविधाओं की उपलब्धि, छोटे मोटे गृह कार्यों के लिए नौकरानी की व्यवस्था, ग्रामीण समाज में आदर व सम्मान, ये घर के लोग सोचते हैं। शहरी बेरोजगारी वह क्या करता है? रोजगार की प्राप्ति, अच्छा वेतन मिले, कार्य के निश्चित घंटे, स्थायी रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन और आवास भत्ता प्राप्त हो। इस तरह से फिर है शहर के अमीर परिवारों का क्या लक्ष्य होता है? एक लड़के का उच्च स्तरीय कॉलेज में पढ़ाई, अधिक जेब खर्च, आने जाने के लिए बाइक अथवा कार, होटलों में खाना, मनोरंजन व मौज मस्ती के साधन ये होते हैं। शहर के अमीर परिवार की लड़की क्या सोचती है? उसे अपने भाई के जैसी आज़ादी मिलती है और वह अपने फैसले खुद कर सकती है। वह अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है। नर्मदा घाटी का एक आदिवासी क्या सोचता है? वह सुरक्षा आवास के लिए सुरक्षित स्थान चाहता है। वह चाहता है छोटे मध्यम ऊंचाई के बांध, काम, उत्पादों की बिक्री की व्यवस्था, आवास, चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा प्राप्त हो, ये चाहते हैं। मतलब जो जिस तरह का होता है उससे वे आगे की बात सोचते हैं। जब आगे की बात जो सोचेगा तो समझा जाता है कि वो विकास की ओर आगे बढ़ना चाहता है, विकास के लक्ष्य की ओर देखता है। तो इस तरह से इतना पहले पढ़ के समझ के आएँ, फिर कल हम इसी पाठ पर फिर चर्चा करेंगे।